Hello students, welcome back to our very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ MCQs रिलेटेड टू योर चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस में जाने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग हमारा वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। हमने देखा था कि हमारा मैनेजमेंट का 5 फंक्शन है। क्या क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग के जस्ट बाद वाला जो फंक्शन होता है वो होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? वो एक प्रोसेस है ऑफ इनिशिएटिंग प्लान इम्प्लीमेंटेशन बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी जो हमने अब प्लान बनाया था अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट एज इन कि हमको वर्क्स को या जॉब को क्लैरिफाई करना है टू द पीपल, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हु इज सपोज टू डू व्हाट वर्क। वो हमारा काम होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं बाकी सारे एक्टिविटीज के साथ। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज डैश। ऑप्शन दिया है आपका सेटिंग गोल्स, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड मेकिंग डिसीजन। तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का मेन पर्पस होता है आपका टू एलोकेट रिसोर्सेस। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका एलोकेटिंग रिसोर्सेस। आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑप्शन है आपका ऑर्गेनाइजिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज डायनामिक, organizing establishes a hierarchy of positions within an organization। लास्ट ऑप्शन है आपका ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स टू एंश्योर गोल्स आर मेट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने से पहले आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला पॉइंट है आपका कंटिन्यूटी। ऑर्गेनाइजिंग जो है हमारा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसका कोई भी एक फिक्स एंड पॉइंट नहीं होता है। ये जो है हमारा अडेप्ट करता है और इवॉल्व करता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका डायनामिक। ऑर्गेनाइजिंग जो होता है हमारा डायनामिक इन नेचर होता है। क्यों डायनामिक इन नेचर होता है? क्योंकि वो अपने आप को चेंज कर लेता है एज पर द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सिचुएशंस है, जैसा भी सर्कमस्टांसेस है, उसके हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो रीफ्रेम हो जाता है। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग को एक डायनामिक नेचर कहा गया है। तीसरा है आपका इंटरकनेक्टेड विद अदर फंक्शंस। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो आपका बाकी सारा चारों जो मैनेजमेंट का फंक्शंस है उससे बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड एज इन हमने पहले प्लान किया, प्लान करने के बाद मेरा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आता है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपका स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। यानी यहाँ पांचों फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। चौथा है आपका गोल ओरिएंटेड। तो प्राइमरी पर्पस जो होता है वो ऑर्गेनाइजिंग का होता है वो होता है हमारा अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमको अपना गोल्स को अचीव करना है जिसके लिए मैंने प्लान किया था और जिसके लिए मैंने प्लान को इम्प्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लेके आए हैं। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है मेरा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। यहाँ पे हम रिसोर्सेज को बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एलोकेट एंड यूटिलाइज करते हैं ताकि मेरा जो गोल्स है वो इजीली हम अचीव कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। हमारा दो तरह का स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का हम कह सकते हैं कि दो तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, जो हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग में जो होता है वो स्ट्रक्चर जनरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग का जो सेंट्रल एस्पेक्ट होता है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया? हार्मोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड टू प्रमोट द स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। हमारा ऑर्गेनाइजिंग में काम ही यही है कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर हम करते हैं तो यानी कि मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट्स को हम प्रिवेंट कर रहे हैं, एफर्ट्स का डुप्लीकेशन होने से हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है।
ये है मेरा पॉइंट नंबर 6, कोऑर्डिनेशन। पॉइंट नंबर 7 है आपका हायरार्की एंड अथॉरिटी। तो ऑर्गेनाइजिंग जो होता है एक हायरार्की, एक पोजीशन बना देता है हमारा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आगे अभी हम देखेंगे वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। जो आपका स्ट्रक्चर्स होता है वो एक हायरार्की डिफाइन कर देता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिससे हम प्रॉपरली अपना देख सकते हैं कि हमारा लेवल ऑफ अथॉरिटी कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, हमारा लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। ये हमको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है और प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका अडेप्टेबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसको अडेप्टेबल होने का जरूरत है। अडेप्टेबल एज इन अडेप्टेबल टू द एक्सटर्नल चेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज। जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है उसको अडेप्ट करना होगा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ अगर रिस्पॉन्सिव नहीं रहता है तो वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है उसमें लूप होल्स आ जाएगा, वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेगा। और अगर हमारा प्रोसेस सही से वर्कआउट नहीं करेगा यानी हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका वेरियस नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन ने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस तो है, अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक कंटिन्यूटी है। ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग इज डायनामिक, तो ये भी है, सही बात है, ऑर्गेनाइजिंग एक डायनामिक नेचर का है। तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग एस्टैब्लिशेस अ हायरार्की ऑफ पोजीशंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो डिफाइन करता है, ये भी सही है। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये गलत, क्योंकि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है, यहाँ पे प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका नॉट अ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, चलिए, आई होप इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है। आइए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक क्लियर हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश करने से क्या इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन से आपका एनकरेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, enhancing communication, creating confusion and limiting authority। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला फीचर है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको ब्रेक डाउन करते हैं एज पर दी स्पेशलाइज्ड रोल्स, जिससे जो पर्सन जो काम प्रॉपरली करता है हमको वो देखना है, वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं सो दैट हम उसका एक्सपर्टीज को अच्छे से यूटिलाइज कर सके ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। तो पहला फीचर है आपका डिविजन ऑफ लेबर। दूसरा है आपका हायरार्की। ऑर्गेनाइजिंग establishes a clear chain of command with levels of authority and reporting relationship. It defines the structure of the organization and facilitates communication and decision making. Organizing में proper hierarchy define हो जाता है, proper hierarchy define होता है जिससे हमको communication process और decision making process में बहुत ही easy होता है। तो ये था आपका दूसरा point, hierarchy। तीसरा point है आपका coordination। There is a need of coordination among the employees in the organization. The division of work is done keeping in view the overall objective of the organization. हम यहाँ पे division of work करते हैं by keeping in mind the overall objective of the organization. और organizing process को इस तरह frame out किया जाता है कि हम अपने organizational objective को बहुत ही smoothly और effectively achieve कर सकें। चौथा point है आपका authority responsibility structure। ऑर्गेनाइजिंग में द पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी एग्जीक्यूटिव इज डिफाइंड। अभी हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे एक प्रॉपर हायरार्की डिफाइन होता है, उसी प्रकार यहाँ पे हर किसी का पोजीशन जो होता है वो डिफाइन हो जाता है विथ रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्टेड इन हिम टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। यानी कि अगर हम प्रॉपरली एक हायरार्की डिफाइन कर रहे हैं तो यानी कि हम उस पर्सन का कितना अथॉरिटी है एंड व्हाट आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी डिफाइन आउट कर रहे हैं। तो मेरा ऑर्गेनाइजिंग में एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रक्चर भी डिफाइन आउट हो जाता है, एक फ्रेम आउट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज।
Activities are needed to be grouped on certain well-defined bases such as function, product, customer, process. हमारे जो एक्टिविटीज़ है, वेरियस एक्टिविटीज़ है, उसको हम ग्रुप आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट, कस्टमर, प्रोसेस, टेरिटरी एक्सेट्रा। और इस ग्रुपिंग प्रोसेस को हम कहते हैं डिपार्टमेंटेशन। और ये हमको हेल्प करता है स्पेशलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है आपका ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 6 है आपका इंस्टॉलिंग साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारा किसी भी मैनेजमेंट का सक्सेस डिपेंड करता है अपॉन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इफ वी आर able to communicate effectively the various duties, responsibilities, authorities, positions and job of the people, then it will help us to coordinate with them. ठीक है, और कोऑर्डिनेशन पॉसिबल कैसे है? अगर हम यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली ऑन अ रेगुलर बेसिस, तभी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो प्रिवेल करता है इन ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस flexible. It should be flexible so that any changes can be incorporated as and when required. हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है उसको फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी चेंजेस होता है वो हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जब भी हमको ज़रूरत होता है। लास्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 8, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Organizing establishes a process for making and implementing decisions. It helps in streamlining decision making and ensures accountability. तो हमको ऑर्गेनाइजिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तो ये था आपका वेरियस फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन। क्वेश्चन था आपका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रॉपर हायरार्की डिफाइन करने से क्या फायदा है हमको? इट हेल्प्स टू इनहांस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इनहांस करता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनहांसिंग कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पूछ रहा है आपसे हाउ डज ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है आपका बाय प्रमोटिंग एम्बिग्विटी, बाय डिस्करेजिंग कोऑर्डिनेशन, by allocating resources strategically and minimizing duplication of efforts, and option number D है आपका by limiting communication channel। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं what are the various importance of organizing। Importance of organizing का सबसे पहला पॉइंट है आपका efficient resource utilization। यहाँ पे efficient resource utilization होता है क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर बाइफर्केशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम प्रॉपर बाइफर्केशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करते हैं ताकि उसका यूटिलाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली हो सके। और रिसोर्सेज एज इन ह्यूमन, फाइनेंशियल एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। दूसरा पॉइंट है आपका क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा कि हम लोग देखें कि ऑर्गेनाइजिंग में एक प्रॉपर हायरार्की डिफाइन हो जाता है। हायरार्की डिफाइन हो जाता है तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सारा चीज़ भी हमारा प्रॉपरली डिफाइन हो जाता है। और रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो जाता है तो वो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी ले आता है अमंग द एम्प्लॉयज दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। और ये जब क्लैरिटी आपके मन में आ जाता है, आपके दिमाग में आ जाता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। तीसरा पॉइंट है आपका इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमारा इम्प्रूव करता है क्योंकि यहाँ पे एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। ठीक है, डिफाइंड हो जाता है। और जब सभी को अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली पता है, उनको अपना एक्सपर्टीज पता है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो पता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको अपना काम प्रॉपरली पता है, आपको कब तक खत्म करना है वो पता है, तो आप अपने काम को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे और कंप्लीट करेंगे। और जब आपका एक्सपर्टीज से रिलेटेड आपको काम मिला है, यानी कि आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इन्हांस होगा। परफॉर्मेंस इन्हांस होगा तो जब आपको परफॉर्मेंस इन्हांस होता है तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनहैंस्ड कम्युनिकेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग जो होता है एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल को स्टैब्लिश करता है, जिससे कि यहाँ पे सभी का वेल डिफाइंड रोल्स होता है। और जब हमारा वेल डिफाइंड रोल्स होता है तो हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो भी प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है वो प्रिवेंट होता है, कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। डिविजन ऑफ लेबर जब हम करते हैं यहाँ पे, जो हमारा आपका पहला पॉइंट था फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का, कि वहाँ पे हम डिविजन ऑफ लेबर करते हैं, यानी कि हम डिफरेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्पेशलाइज्ड रोल, और हम फोकस करते हैं ऑन एक्सपर्टीज एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा रिसोर्सेज का एक्सपर्टीज पे हम ध्यान देते हैं और अपना बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। डिविजन ऑफ लेबर जब हम करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में हम स्पेशलाइजेशन का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे स्पेशलाइज्ड रोल्स को डिफाइन करते हैं, स्पेशलाइज्ड रोल्स को डिफाइन करते हैं, इसलिए कहा गया है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो स्पेशलाइजेशन में फैसिलिटेट करता है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज में चेंज हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। अभी हमने नेचर में भी देखा था कि हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है इट इज डायनामिक इन नेचर। साथ ही साथ हमने फीचर्स में भी देखा था कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है। यानी ऑर्गेनाइजिंग जो है डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, यानी इट इज वेरी रेडली अडेप्टेबल टू चेंज। जो भी हमारा एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है, हमारा जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है वो उसको अडेप्ट करता है। ठीक है, और उसके हिसाब से ही अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है, so that we can achieve our organizational goals. नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो होता है स्टैब्लिश करता है क्लियर हायरार्की, डिफाइन करता है द वेरियस लाइंस ऑफ अथॉरिटी, और ये जो क्लैरिटी होता है वो हमको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ताकि हम यहाँ पे प्रॉपरली और एफिशिएंटली डिसीजन ले सके और रिड्यूस कर सके हमारा डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। By matching the skills and expertise with specific roles, organizing ensures that employees are placed in a position where they can contribute more effectively. यहाँ पे जब हम स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, जब डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, तो हम यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका स्पेशलाइजेशन देखते हैं, उसके स्किल्स और एक्सपर्टीज को मैच करता हुआ काम हम उसको उस टाइप का रोल को परफॉर्म करने के लिए असाइन करते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो ईजिली हो सके, स्मूथली हो सके, और हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। जब आपका काम जो है वो आपके हिसाब से आपको अलॉट होता है तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, और जब आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, यानी कि आपका एम्प्लॉय का जब परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशनल का भी ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जिस तरह हमारा टास्क जो स्ट्रक्चर्ड और रोल्स जो है वो डिफाइंड होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है वेरियस वैल्यूज को, नॉर्म्स को, बिलीव्स को, जो हमारा वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। ये था हमारा लास्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा था हाउ डज ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शंस में है आपका बाय प्रमोटिंग एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो वेल डिफाइंड होता है, सभी का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल डिफाइंड होता है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत, क्योंकि यहाँ पे हम क्लैरिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, एम्बिग्विटी को नहीं। नेक्स्ट है आपका बाय डिस्करेजिंग कोऑर्डिनेशन, तो ये भी गलत है आपका, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एनकरेज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज स्ट्रैटेजिकली एंड मिनिमाइजिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, तो ये है आपका सही आंसर, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज स्ट्रैटेजिकली एंड मिनिमाइजिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the first step in the process of organizing?
प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला स्टेप क्या है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज या फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंप्राइजेस ऑफ 5 स्टेप्स, जिसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, दूसरा है हमारा ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, तीसरा है असाइनिंग ड्यूटी, चौथा है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और लास्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। सबसे पहला स्टेप है हमारा जो भी हमारा एक्टिविटीज हमको परफॉर्म करना है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। दूसरा स्टेप है आपका ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, जो सिमिलर एक्टिविटीज होता है या रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, एक टाइप एक्टिविटीज होता है, उसको हम ग्रुप करते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल जैसे आपका सारा प्रोडक्शन एक्टिविटी को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखें, मार्केटिंग एक्टिविटीज को सारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रखें। इस तरह से हम यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज करते हैं। पहला था आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, दूसरा है आपका ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, तीसरा है आपका असाइनिंग ड्यूटीज। तो हमने यहाँ पे जो एक्टिविटीज को ग्रुप किया है, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, अब उस डिपार्टमेंट को वो ड्यूटी जो है वो असाइन किया जाता है, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गेट द वर्क टू बी डन बाय देम, यानी कि जैसे ये मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम था तो वो हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया, ठीक है। अब उनको वो काम को कंप्लीट करना है और जो हम काम असाइन किए हैं वो किए हैं असाइन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर स्पेशलाइजेशन एंड स्किल्स, यानी जो पर्सन मार्केटिंग में एक्सपर्ट है उसी को ये वाला काम मिलेगा, ठीक है। जैसे जो फाइनेंस में होगा एक्सपर्ट, जिसका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस होगा, उसको मिलेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला काम। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, दूसरा ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, तीसरा असाइनिंग ड्यूटीज, चौथा है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, टू गिव द अथॉरिटी टू द लोअर सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द गिवन टास्क, ठीक है ना। अगर हम उनको काम असाइन कर रहे हैं लेकिन दे हैव नो अथॉरिटी, ठीक है, दे हैव नो अथॉरिटी टू मेक रेलेवेंट डिसीजंस, तो फिर उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी काम को परफॉर्म करना, ठीक है। इसलिए जो मैनेजर होता है जो कभी भी काम असाइन करता है तो उनको थोड़ा सा अथॉरिटी उनको प्रोवाइड कर देना चाहिए जिनको वो काम सौंप रहे हैं, सो दैट द सबऑर्डिनेट आल्सो फील्स कॉन्फिडेंट और उनके अंदर अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है टू गिव द अथॉरिटी टू द लोअर सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म द टास्क। फर्स्ट स्टेप होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, जहाँ पे हम डिफरेंट एक्टिविटीज और एफर्ट्स जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का है उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है। ये था आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का 5 स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, असाइनिंग ड्यूटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। जैसे आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग था उसी तरह आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी है वो इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब देखते हैं वो क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहला स्टेप है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, यानी ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज एसोसिएटेड विद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपका 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। आइए देखते हैं कि हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सो हमारा 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to the structure of well-defined jobs having definite authority and responsibility। तो जब हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑफिशियली डिफाइंड होता है तो वो है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और जब वो ऑफिशियली डिफाइंड नहीं होता है तो वो है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल में जो होता है वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द पीपल ड्यू टू फ्रेंडशिप या फिर क्लोज एसोसिएशन। जो हमारा यहाँ पे फॉर्मल में है वो जो कम्युनिकेशन चैनल जो फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप, यानी प्रॉपर हायरार्की फॉलो करता है, ठीक है ना।
हमारे यहाँ पे एवरी पर्सन हैज टू कैरी ऑर्डर फ्रॉम द सुपीरियर एंड एट द सेम टाइम हैज टू पास द ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट। वही हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। जो हमारा फॉर्मल है उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होता है वो ऑफिशियली असाइन किया जाता है। वही हमारा इनफॉर्मल में क्या होता है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो इवॉल्व करता है बेस्ड ऑन पर्सन रिलेशनशिप एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे और जो रोल्स होता है वो ऑफिशियली असाइंड नहीं होता है, किसमें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल में फॉर्मली असाइंड होता है, इनफॉर्मल में नहीं होता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। वही इनफॉर्मल में कोई भी स्ट्रिक्टली हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना होता है, ठीक है। हमारा डिसीजन मेकिंग जो होता है वो एक फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करता है इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज इनफॉर्मल में ऐसा कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस नहीं होता, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन। Which of the following is a challenge associated with informal organization? Informal organization के लिए क्या challenge है? Enhanced flexibility, lack of social connection, clear structure and order, difficulty in managing and controlling information flow. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका डिफिकल्टी इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन फ्लो। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंफॉर्मेशन जो फ्लो करता है वो हैप्परजैड वे में फ्लो करता है, कोई भी प्रॉपर हायरार्की फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका डिफिकल्टी इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन फ्लो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्राइमरली बेस्ड ऑन? ऑप्शन है आपका जियोग्राफिक लोकेशन, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, एम्प्लॉय लेवल्स या फिर फंक्शंस और टास्क। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने से पहले आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। So there are four forms of organization structure: line organization, line and staff organization, functional organization, as well as divisional organization structure. आइए एक एक करके चारों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहला है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी जो अथॉरिटी है वो फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है उसको हम फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड विच इज गिवन बाय फेयोल says that an employee should receive order from one boss only. Similarly, यहाँ पे भी each employee reports to only one superior, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है टू दी टॉप लेवल अथॉरिटीज, और कम्युनिकेशन जो होता है वो फ्लो करता है द वर्टिकल चैनल ऑफ कमांड। वर्टिकल एज इन फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। यानी यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होता है वो तो टॉप लेवल के पास है, लेकिन जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है वो है वर्टिकल। यहाँ पे क्लियर डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क जो होता है वो दिया जाता है, साथ ही साथ हमारा यहाँ पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे क्लियरली डिविजन ऑफ लेबर होता है therefore there is limited duplication of efforts, ठीक है। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन authority flows from top to bottom, responsibility flows from bottom to top, यानी जो हम ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं वो होता है टॉप टू बॉटम, और जो मेरी जिम्मेदारी है वो फ्लो करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है, यानी कि ईच एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू वन सुपीरियर ओनली। डिसीजन मेकिंग जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है टू दी टॉप लेवल मैनेजमेंट, साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो एक वर्टिकल चैनल को फॉलो करता है, यानी कि इधर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप फ्लो करता है हमारा कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया हुआ है आपका टास्क को, इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बहुत ही कम है, ठीक है। ये है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फीचर्स। आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन आर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल बस एक वर्टिकल स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं ईदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो ये बहुत ही ईजी है टू अंडरस्टैंड। दूसरा है आपका द स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड अनब्रोकन चेन ऑफ कमांड। यहाँ पे हम
ईदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हमारा अथॉरिटी है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो कर रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि हम यहाँ पे इजिली हम यहाँ पे कमांड दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका डिसीजन मेकिंग है वो जो सेंट्रलाइज टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसलिए वहाँ पे बहुत ही क्विक डिसीजन ले सकते हैं हम। यूनिटी ऑफ कमांड को हम फॉलो करते हैं कि ईच एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू ओनली वन सुपरवाइजर। The employees have a clear line of accountability to their immediate supervisor. They are accountable to their immediate supervisors. Communication flows a direct and vertical path, ठीक है, leading to efficient transmission of information. यहाँ पे क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है एंड स्पेशलाइजेशन, और क्योंकि यहाँ पे क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है तो देयर इज लिमिटेड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। यहाँ पे सिंप्लिसिटी है स्ट्रक्चर में, और साथ ही साथ सुपरवाइजर्स हैव डायरेक्ट कंट्रोल एंड ओवरसाइट ओवर देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये है आपका कुछ एडवांटेजेस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। पर जिस तरह इसका एडवांटेजेस भी है उसी प्रकार इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो टॉप मैनेजमेंट में बिकम ओवरबर्डन्ड, क्योंकि सारा डिसीजन मेकिंग उन्हीं के ऊपर है, तो दे मे बी ओवरबर्डन्ड। बाकी एम्प्लॉयज के पास क्योंकि डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी नहीं है, इसलिए उनके पास एक सेंस ऑफ डिसएंगेजमेंट आ सकता है। जैसा कि आप देखेंगे कि अगर आप कोई काम करते हैं, ठीक है, और अगर कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है, ठीक है ना, आप उस काम को और अच्छे से करने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ही नहीं है, दैट मीन्स कि आपको उस काम को करने में उतना मन नहीं लगता, ठीक है ना, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग कैन लीड टू अ सेंस ऑफ डिसएंगेजमेंट। एम्प्लॉयज यहाँ पर डिसएंगेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास होता है, यानी कि जो लोअर लेवल अथॉरिटीज है उनको अपना इनोवेशन और क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। ये भी एक वन ऑफ दी डिसएडवांटेजेस है। लास्ट पॉइंट है आपका कि क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल लेता है, इसलिए अगर टॉप लेवल कभी कुछ गलत डिसीजन ले लेता है तो वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करेगा। ये थे आपके सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं दूसरा हमारा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका ऑलमोस्ट सेम है लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरह, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है हु प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट विदाउट डायरेक्ट अथॉरिटी, ठीक है ना। देखेंगे आप यहाँ पे जैसे लीगल एडवाइजर, R&D मैनेजर, ये है आपके स्टाफ सुपरवाइजर्स हु गाइड एंड एडवाइस एंड काउंसिल द लाइन एग्जीक्यूटिव्स। ये हैं हमारे लाइन एग्जीक्यूटिव्स और ये हैं हमारे स्टाफ एडवाइजर्स या सुपरवाइजर्स, ठीक है ना। ये हमारा डिसीजन मेकिंग को थोड़ा इन्हांस करता है। डिसीजन मेकिंग को इन्हांस करता है कैसे, तो हमारे जो लाइन मैनेजर्स है उनके साथ साथ ये स्टाफ मैनेजर्स का जो नॉलेज है, स्पेशलाइज स्किल्स है, उनको मर्ज कर देता है ताकि जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो प्रॉपरली और इफेक्टिव हो सके। ठीक है, अभी अभी हमने देखा जितना भी डिसएडवांटेजेस था हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सारा था रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, कि अगर डिसीजन मेकिंग गलत ले लेते हैं या अगर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं करते हैं या ओवरबर्डन हो जाते हैं टॉप मैनेजमेंट, तो उनको गाइड करने के लिए, उनको थोड़ा लेस बर्डन करने के लिए यहाँ पे आए हैं आपके स्टाफ मेंबर्स हु आर एक्सपर्ट्स। आइए देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला आपका एडवांटेज है द स्टाफ फंक्शंस प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज इन एरिया सच एज human resource, finance, legal, research and development and other specialized field। और ये सारा एक्सपर्टीज किस चीज में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन लाइन फंक्शन। जो मेरा लाइन ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था डिसएडवांटेज है उसी को ओवरकम करने में हेल्प करता है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लाइन एंड स्टाफ का कॉम्बिनेशन वो आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी मेंटेन करता है क्लियर चेन ऑफ कमांड फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज का दोनों को कॉम्बिनेशन अगर हम कर ले तो ये मेरे को इम्प्रूव करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन।
आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि there may be potential by conflict between line and staff functions. Line managers may feel that staff recommendations are impractical, while staff managers may perceive that line managers do not fully appreciate or implement their advice. अब क्योंकि यहाँ पे दो लोग मिल के अपना एडवाइस दे रहे हैं, दोनों को लगेगा कि मेरा एडवाइस सही है, उनको लगेगा मेरा एडवाइस सही है। लाइन मेंबर्स को लगेगा कि उनका जो रिकमेंडेशन है यानी स्टाफ वाले का वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, और स्टाफ वालों को लगेगा कि जो हम लाइन मैनेजर्स को इतना आइडियाज़ दे रहे हैं, इतना एक्सपर्टीज़ अपना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको प्रॉपरली से अच्छे से फुल्ली अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो प्रॉपरली मेरे बताए गए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका डेवलप हो जाएगा फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, और अगर ये चीज़ डेवलप होने लगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हैम्पर होने लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ हम क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपर्ट मेंबर्स को असाइन कर रहे हैं तो मेरा कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज वाले लोग हैं तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे क्लियरली लाइन एंड स्टाफ मेंबर्स का रोल्स को डिफाइन नहीं करते हैं तो वो आगे जाके मेरे को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन और डिस्प्यूट क्रिएट करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज लेके आएगा हमारे स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, और जो यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स आए हैं, ठीक है, वो हमको उन पे और ज़्यादा ही केयरफुली अटेंशन देना पड़ेगा टू अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, यानी कि दोनों को साथ में लेके तालमेल करके चलना बहुत ही ज़रूरी है। ये था आपके कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं हमारा तीसरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, जैसे एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, आईटी, प्रोडक्शन। ये सारा क्या है? मेरा डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और उस फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे मैंने यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंटेशन किया है, और उसी डिपार्टमेंटेशन को करते हैं तो जो स्ट्रक्चर मेरा फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमिलर स्किल्स और एक्सपर्टीज वाले लोग एक एक डिपार्टमेंट के अंदर हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो होता है वो भी सेंट्रलाइज होता है विद इन ईच फंक्शनल डिपार्टमेंट। ठीक, यानी यहाँ डिसीजन मेकिंग जो है वो एक एक डिपार्टमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला आपका एडवांटेज है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउज एम्प्लॉयज टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक फंक्शन और एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। दूसरा है आपका एम्प्लॉयज नो, यहाँ पे एक प्रॉपर हायरार्की डेवलप हो जाता है, और एम्प्लॉयज नो whom to report and understand the chain of command within the function department. तीसरा पॉइंट है आपका the resources including the human resource and equipments are allocated efficiently. यहाँ proper allocation of resources होता है। साथ ही साथ roles and responsibilities are well defined within the each organization या each department। ठीक है, यहाँ पे grouping of individuals with similar skills and expertise, functional structure can lead to cost saving। क्योंकि यहाँ पे सिमिलर स्किल्स और एक्सपर्टीज वाले लोग को एक ग्रुप में रखा गया है तो इट कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग। Employees within the functional structure have the opportunities for professional growth and advancement within their specialized area। यहाँ पे it can lead to higher job satisfaction and employee retention। लास्ट पॉइंट है आपका कि functional structure provides stability and predictability in operations। अब आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है आपका इट कैन बी स्लो टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो इट मे लीड टू स्लो टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो होता है आपका
जो फोकस होता है वो नैरो हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही फंक्शन पे बात कर रहे हैं, एक ही फंक्शन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो फोकस है वो नैरो हो जाता है, लीडिंग टू लैक ऑफ होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आप ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को ना फोकस करते हुए सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको फोकस कर पाते हैं, यानी कि आपका जो फोकस है वो नैरो हो जाता है rather than ब्रॉडर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यहाँ पे हम डिपार्टमेंटल गोल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं rather than ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लास्ट पॉइंट है आपका द एम्प्लॉयज में एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन एंड बर्नआउट। फ्रस्ट्रेशन एंड बर्नआउट क्यों? क्योंकि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रॉस फंक्शनल एक्सपीरियंसेस में इम्पैक्ट जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट के वाइज है तो आपका अपॉर्चुनिटीज थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। ये था आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आइए लास्ट देखते हैं आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारा जो यहाँ पे डिविजन किया गया है, ठीक है, जो हम अपने डिपार्टमेंट को या एंटरप्राइज को 2 या 3 मोर डिविजन्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इट, ठीक है। हमने क्या फंक्शनल में क्या किया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जैसे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। तो फंक्शनल में क्या था, R&D डिपार्टमेंट था ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट था प्रोडक्ट 1 2 3, फाइनेंस था प्रोडक्ट 1 2 एंड 3। लेकिन यही डिविजनल में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मार्केटिंग का फाइनेंस, यानी हम यहाँ प्रोडक्ट के बेसिस पे अपने डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। ईच डिविजन फंक्शन लाइक अ सेपरेट बिजनेस विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर सारा डिपार्टमेंट अलग अलग है, ठीक है। यानी ईच प्रोडक्ट हैज इट्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे जो आपका डिवीजन हुआ किस बेसिस पे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। फंक्शनल में किसके बेसिस पे हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, यानी स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। आइए देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या है। Divisional structure allows organization to focus on specific product, services, customer segments और geographic region, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट स्पेसिफाइड हो जाता है तो हम उसी पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं। Divisions are accountable for their performance, allowing for clear measurement of success or challenge. Next है divisional structure में foster innovation and creativity as each division operates इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट है जो कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ईच डिपार्टमेंट हैज क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग इज ऑफन डेलीगेटेड टू डिविजनल लीडर्स। हर एक अपना डिपार्टमेंट का अलग अलग लाइन ऑफ अथॉरिटी है, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। ये है आपका एडवांटेजेस। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला है ईच डिवीजन में हैव इट्स ओन सेट ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट, सबका अलग अलग R&D है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, जिससे कि कॉस्ट मेरा इंक्रीज करेगा, ठीक है। कॉस्ट इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स में भी चैलेंजिंग अक्रॉस डिफरेंट डिविजन्स। यहाँ पे मेरा यूनिफॉर्मिटी जो है वो हिंडर होगा, ठीक है। साथ ही साथ मेरा यहाँ पे प्रॉपरली एफिशिएंटली सारा काम नहीं हो पाएगा। ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डिविजन्स है तो हर एक डिवीजन को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमको एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चाहिए होगा, ठीक है, जो मेरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अब थोड़ा स्लोअर हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में भी हमको प्रॉब्लम हो सकता है, और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हमको कैरी आउट करना या मेंटेन करना ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सारा मेरा फंक्शनल एरियाज है, ठीक है, तो मेरे लिए ज़्यादा कॉस्टलियर है। ये था आपका वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे 4 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहला था आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
दूसरा था आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तीसरा था आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और चौथा था आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आइए अब देखते हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था आपका व्हाट इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्राइमरली बेस्ड ऑन, जियोग्राफिक लोकेशन तो नहीं, प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज पे था आपका फंक्शनल तो नहीं, इस पे था आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय लेवल नहीं, एम्प्लॉय लेवल तो नहीं, वो तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है आपका, वहां पे तो आपका क्या है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज लाइन एंड स्टाफ। लास्ट है आपका फंक्शंस और टास्क, ये होगा आपका आंसर फंक्शंस और टास्क। ठीक है, याद रखेंगे कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कैसे हम लोग डिफाइन किए थे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका अलग अलग आपका डिपार्टमेंट बना हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, आईटी, प्रोडक्शन। ठीक है, यानी फंक्शन और टास्क। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ए है आपका एम्फोसिस ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फंक्शन तो नहीं, फंक्शन स्पेशलाइज्ड फंक्शन पे तो फंक्शनल है। ग्रुपिंग बाय प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और मार्केट, यस, यहाँ पे हम बाई प्रोडक्ट, सर्विसेज और मार्केट के हिसाब से हमारा जो है वो ग्रुपिंग होता है। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आया होगा। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग का बाकी रिलेटेड टॉपिक्स जो भी था आपका, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।